पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व ऑडियो 7। परिवार को एक इकाई मानकर चला जाए। परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना को बढ़ाना जरूरी है। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी निजी इच्छाएं तथा आवश्यकताएं होती है। इसके साथ साथ पूरे परिवार की कुछ आवश्यकता ऐसी भी होती है कि जिनका उपयोग परिवार के सभी सदस्य करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कमाई करने वाले सदस्यों द्वारा होती है। परिवार में अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व गृह संचालकों पर तो है ही, पर साथ ही हर सदस्य का उत्तरदायित्व भी यह है कि पारिवारिक सुव्यवस्था एवं प्रगति में भरपूर सहयोग प्रदान करें। यदि हर सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए खींचतान करने लग जाए तो उनकी पूर्ति करने में व्यवधान उपस्थित हो जाता है, क्योंकि खींचतानपूर्ण आपाधापी में परिवार का हर सदस्य अपनी आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझता है। उसे सबसे पहले पूरी करवाने के लिए व्यग्र रहता है। ऐसी परिस्थिति में सबकी आवश्यकता एक साथ पूरी कर देने में कठिनाई आने से परिवार के परिजन मन ही मन अशांत और ईर्ष्यालु होने लगते हैं। किसी एक की आवश्यकता की पूर्ति पहले कर देने पर उस सदस्य के प्रति ईर्ष्या का विकार जग जाना स्वाभाविक है। यही ईर्ष्या अशांति का कारण बनती है। आय के स्रोत सीमित होते हैं। यह कैसे संभव है कि सभी की बढ़ी चढ़ी आवश्यकताओं को सीमित आय के द्वारा पूरा किया जा सके? फिर आवश्यकताओं का महत्व भिन्न भिन्न क्रम से होता है। बीमार व्यक्ति की आवश्यकता और किसी की शौक मौज युक्त आवश्यकता में अंतर है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यदि इन दोनों आवश्यकताओं के बीच खींचतान होने लगे तो बीमार को कितनी हानि उठानी पड़ सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। परिवार की सभी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बना रहे, इसका उत्तरदायित्व गृह संचालकों पर होता है। कौन सी आवश्यकता पहले पूरी की जानी है, जिसे पूरी नहीं भी की गई तो बताया जा सकता है कि किस क्रम से पूर्ति करना है। इत्यादि बातों के संबंध में निर्णायक गृह संचालक पति पत्नी है, क्योंकि इन दोनों में पति का उत्तरदायित्व बाहर से वस्तुएं जुटाना एवं धनोपार्जन करना है, किंतु वस्तुओं और धन का परिवार में औचित्यपूर्ण उपयोग पत्नी ही करती है। परिवार की आवश्यकताओं को उचित ढंग से वितरण करना पत्नी के अधिकार में है। पत्नी ही अपने विवेक के द्वारा उपलब्ध आय एवं वस्तुओं का उचित एवं निष्पक्षता पूर्वक वितरण करके घर में सामंजस्यपूर्ण परिस्थिति का निर्माण करती है। परंतु परिवार में पत्नी जब स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ध्यान देने लगती है अथवा अहंकार के वशीभूत होकर यह सोचने लगती है कि उसका पति कमाता है, इसलिए अधिक आवश्यकताओं का उपयोग करने का अधिकार भी उसी को है। इन दो कारणों को सामने रखते हुए पत्नी घर में अपनी आवश्यकताओं को अधिक महत्व देने लगती है। फिर चाहे परिवार में कोई बीमार हो या शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकता आ पड़ी हो, लेकिन पत्नी को तो अपने विलासी सामान की ललक है। ऐसी परिस्थिति में परिवार की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन उपस्थित हो जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे परिवार में दरारें उत्पन्न करता है। इधर यदि पति निष्पक्षता पूर्वक परिवार की आवश्यकताओं के प्रति निरीक्षण नहीं कर पाता है तो और अधिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जिस परिवार में पति पत्नी दोनों परिवार की आवश्यकताओं के प्रति विमुख हो जाते हैं तो घर में कलेश शुरू होने लगता है। इसका सीधा हल तो यही है कि पति और पत्नी को यह विचार करना चाहिए कि पूरा परिवार उन पर आश्रित है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति
उन्हीं के द्वारा हो सकेगी। यदि इसके प्रति वे अनुत्तरदायी रहे तो घर के लोगों की प्रगति में बाधा हो सकती है। पत्नी का तो प्रमुख कर्तव्य है कि वह विलासी आवश्यकता और स्वास्थ्य व शैक्षणिक आवश्यकता के बीच स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर समझने का प्रयत्न करें। उसे सारे परिवार को एक इकाई के रूप में मानना चाहिए। जब उसका दृष्टिकोण संपूर्ण परिवार एक इकाई है ऐसा हो जाता है तो फिर वह सारे परिवार की आवश्यकताओं के प्रति एक इकाई के रूप में विचार करेगी और ऐसा ही कदम बढ़ाएगी। पारिवारिक इकाई के मध्य पत्नी अपनी आवश्यकताओं को व परिवार के अन्य परिजनों की आवश्यकताओं को औचित्य की तुलना पर तौल कर ही पूरा करने का उपाय निकालेगी। इस समझदारी के साथ यदि पत्नी ने निर्णय लिया तो परिवार का सामंजस्य एवं संतुलन बना रहेगा। इसके लिए पत्नी को गंभीरतापूर्वक घर की आय पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। उसे घर का संतुलित बजट तैयार करना चाहिए। उस बजट में अनिवार्य आवश्यकताओं और बचत को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके पश्चात यदि आय में गुंजाइश हो तो पत्नी निष्पक्षतापूर्वक एवं विवेक के साथ यह देखे कि परिवार में किस सदस्य की महत्वपूर्ण अन्य आवश्यकता है उसे पूरी करनी चाहिए। यदि प्रति माह इस प्रकार ध्यान पत्नी या पति रखते हो तो परिवार के परिजनों में धैर्य रहेगा और खींचतान नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे समझ लेंगे कि महत्वता के आधार पर बिना करे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, फिर आपाधापी करने में कोई दुख नहीं है। गृह संचालक की पत्नी को दूसरों की नकल करके अपनी आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी है। अपनी क्या आवश्यकताएं हैं और उन्हें अपने पति की आय की सीमा में रखा जाना कहाँ तक संभव है आदि बातों का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। इससे घर में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। पत्नी ने घर की आवश्यकताओं को समझकर या समय बिताने की दृष्टि से नौकरी कर ली है। इसके द्वारा आप अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूरी कर लिया करती हैं। ऐसे अवसर पर पत्नी के मन में अहंकार पनप सकता है कि उसे पति की आय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपने निजी आमदनी से व्यय पूरा कर लेती है। ऐसी दशा में वह गति के प्रति और परिवार के परिजनों के प्रति उपेक्षा के भाव रख सकती है। इससे मनोमालिन्य बढ़ता है और घर में कलह की वृद्धि होती है। पति की अपनी निजी आवश्यकताएं भी होती है। हो सकता है उनमें से बहुत सी पत्नी को नहीं रुचती हो अथवा वे आवश्यकताएं खर्चीली होने के कारण परिवार के बजट पर भार पड़ता हो। यदि पत्नी इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करेगी तो दाम्पत्य में व्यर्थ का मैल बढ़ेगा। इसके लिए पति को खास अच्छे मूड में समझा दिया जाना उत्तम है। यदि आप समझती हैं कि पति को बाहर के पैसे के कारण कुछ आवश्यकताएं लगती है जो आपके लिए व्यर्थ है पर पैसे की दृष्टि से आवश्यक है तो उनमें पत्नी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गृह संचालक अथवा परिवार के कमाऊ सदस्यों की पत्नियों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे पूरे परिवार की सुख सुविधा एवं प्रगति का उदारता पूर्वक ध्यान रखें। जब वह यह अच्छी तरह जानती है कि परिवार में वही करता धरता और अगुआ है तो फिर अगुआ को तो अपने पीछे वालों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं आधारों पर पत्नी को एक बार अपनी आवश्यकताओं को त्यागना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटे। अपनी आवश्यकताओं में कमी करके सादगी का जीवन जीते हुए घर की जिम्मेदारी अनुभव करते हुए महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर सकती है। त्याग का प्रभाव आपके पति और परिवार के परिजनों पर भी पड़ेगा। त्याग के बदले त्याग की भावना का जागरण परिवार के परिजनों के हृदय में होगा। परस्पर त्याग भरा वातावरण संपूर्ण परिवार में
संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित कर देगा। परिवार चाहे संयुक्त हो या विरल, पर स्नेह सद्भाव तो उसके प्राण है। यदि परिवार के सदस्यों में स्नेह और आत्मीयता न हो तो वहाँ का वातावरण घुटन भरा हो जाता है। जिन घरों में सास बहू के लड़ाई झगड़े, ननद भौजाई का मनमुटाव, वृद्ध व्यक्तियों का चिड़चिड़ापन तथा युवा सदस्यों की समस्याएं सिर उठाए रहती है, उनका वातावरण कितना तनावपूर्ण और कितना दुखदायी होता है, यह कहा नहीं जा सकता। प्रश्न उठता है कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। संयुक्त परिवारों में सास बहू के बीच प्रायः मनमुटाव और कलह द्वेष चलता है। सास बहू को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, उससे अपेक्षा रखती है और दबाव देती है कि बहू उसके कहे अनुसार आचरण करे। बहू अपने आचरण को सास के इशारों के अनुसार बनाना नहीं चाहती और तनातनी का धंधा शुरू हो जाता है। सास अपने लड़के पर अपना अधिकार पास करती है और बहू अपने पति को अपने वशवर्ती रखने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व के कारण घर का वातावरण अशांतिपूर्ण हो जाता है। सोचना चाहिए कि सास बहू का संबंध पवित्र संबंध है। उसका स्तर माँ बेटी के संबंधों से एक भी इंच कम नहीं है। सास स्वयं बहू को देखने के लिए लालायित रहती है और उस दिन को अपने लिए बड़े गौरव का दिन समझती है। जब घर में बहुरानी का पर्दापण होता है, फिर सास बहू को दुश्मन की तरह क्यों देखने लगती है। उसे चाहिए कि वह उदारता, स्नेह और बड़प्पन की गरिमा से मुक्त होकर बहू से व्यवहार करे। बहू की सहायता तथा पथ प्रदर्शन के लिए हर घड़ी तत्पर रहे। देखा जाता है कि बेटी द्वारा किया गया बड़े से बड़ा नुकसान भी सहन हो जाता है, पर बहू की छोटी सी भूल भी असह्य हो उठती है। यह अनुदारता क्यों? इसलिए कि बहू को दूसरे घर से आई लड़की समझा जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि वह आते ही घर के सारे कामकाज जिम्मेदारी पूर्वक संभाल ले। इस दोहरी नीति के मूल में अपनत्व की भावना का अभाव ही कारण रूप से विद्यमान रहता है। सास को जहाँ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, वहाँ बहू को भी आत्मीयता के संबंध तथा अपनत्व के विकास की ओर समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए। बहू भी सास से मातृवत संबंध स्थापित करने के लिए कोई पहल करती दिखाई नहीं देती। उसे अपनी माँ की कड़ी से कड़ी डांट फटकार तो सहज स्वाभाविक लगती है, पर सास की थोड़ी सी मीन मेक भी कटु आलोचना लगने लगती है। यदि सास बहू को बेटी की निगाह देखे और बहू सास को सगी माँ की तरह समझने लगे तो 3/4 कटुता समाप्त हो जाती है। सास बहू की तरह ननद भौजाई के संबंध भी बड़े जटिल बन जाते हैं। बहन भाई पर अपना पूर्ण अधिकार समझती है और अपने गर्व, अहम तथा व्यक्तित्व को भौजाई से ऊपर रखना चाहती है। इस महत्वाकांक्षा पर जरा भी आघात होते देख विग्रह का ताना बाना बुना जाने लगता है। भौजाई भी अपने पति को बहन से अधिक रुचि लेते देख या उसे अधिक मान प्रतिष्ठा देते हुए देखकर ईर्ष्या से जलने लगती है। पति या भाई यदि अदूरदर्शी हुए तब तो समस्या बड़ी टेढ़ी बन जाती है। ऐसी स्थिति में ननद भौजाई को परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने के साथ साथ बहन बहन जैसा अपनत्व स्थापित करना भी आवश्यक है। भाई भाई में भी स्वार्थ और अधिकार की लड़ाई चलती रहती है। परिवार में युवक सदस्य भी होते हैं। युवा प्रकृति प्राय स्वच्छता चाहती है और अपने पर दूसरे का कम से कम नियंत्रण देखना पसंद करती है। यह बड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि युवक एक ओर तो अपने आप को स्वच्छंद देखना चाहते हैं, दूसरी ओर अन्य सदस्यों पर भी अपना अधिकार जताने तथा उसका प्रयोग करने के लिए सचेष्ट होते देखे जाते हैं।
मूलतः इसका कारण उद्यत अहम ही है। यह अहम ही है जो स्वयं पर दूसरों का अनुशासन पसंद नहीं करता और दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। बड़े भाई और छोटे भाई में भी इसलिए नहीं पड़ती है कि बड़ा भाई अपने अनुज पर अपना अधिकार समझता है और उसके कामों में टोका टोकी के साथ साथ तरह तरह के दखलंदाजी भी देता रहता है। छोटा भाई जब अपने अग्रज को इस तरह टीका टिप्पणी करते हुए देखता है तो उसे स्वाभाविक ही चिढ़ होती है। भाई भाई यदि समझदारी से काम ले तो ऐसे कटुता उत्पन्न करने वाले प्रसंग उपस्थित ही नहीं होंगे। अपरिपक्व और कच्चे मन में युवक ही आवेश में आकर अकरणीय हस्तक्षेप कर बैठते हैं और अपने सगे भाई को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। रक्त संबंध होने के कारण भाई अन्य रिश्तों की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ और अधिक निकट होता है। यदि उस संबंध को प्रेम, स्नेह, आदर और सम्मान से सींचा जाए तो एक आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम आदि युग्म चरित्र एक साथ इतने वंदनीय क्यों हैं? इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को समझा और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन किया। युवा और वयस्क सदस्यों के अतिरिक्त परिवार के वृद्ध सदस्यों का स्वभाव सुख शांति के लिए एक समस्या उत्पन्न कर देता है। प्रायः देखा जाता है कि आयु बढ़ने के साथ परिवार के वृद्धजन चिड़चिड़े, गरम मिजाज और अर्ध स्वभाव के बन जाते हैं। जरा सी असावधानी उन्हें नाराज कर देने के लिए काफी है और थोड़ी सी गलती उन्हें आग बबूला कर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे वृद्ध क्रोध या उपेक्षा के नहीं, दया के पात्र हैं और उनके साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाना ही ज्यादा लाभदायक है। जो वृद्धजन समझदार हैं वे सोच सकते हैं कि परिवार में उनका स्थान गरिमामय है। हमारे पास अनुभव है, दुनियादारी का ज्ञान है, जिसके द्वारा हम घर के अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि परिवार का कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता तो संभव है हम ही कहीं गलत हो। घर के अन्य सदस्यों को भी चाहिए कि वे वृद्धजनों की अकारण ही उपेक्षा न करने लगे। जब तक ऐसा कोई कारण न हो कि वृद्ध व्यक्ति दुराग्रही या सन की प्रतीत न होने लगे, तब तक उनकी राय को भी महत्व देना चाहिए। यों श्रद्धा, प्रेम और सहयोग तो उन्हें हर हालत में दिया ही जाना चाहिए। उनकी सेवा, आज्ञा पालन, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनका हृदय जीता जा सकता है। प्रेम, सेवा और सहानुभूति द्वारा तो बुरे से बुरे व्यक्ति का अंतःकरण बदला जा सकता है। फिर क्या कारण है कि शिथिल, अशक्त और रुग्ण वृद्धजनों के हृदय में स्थान न बनाया जा सके? यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य है कि सारी लड़ाई और सारा कलह अधिकार तथा स्वार्थ की भावना के कारण होता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वह सामूहिकता की भावना का विकास करे और अधिक से अधिक कर्तव्य को महत्व दे। सारे सृष्टि ही सेवा, सहयोग के सिद्धांत से परिचालित है। दूसरों के लिए काम करना, अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर औरों को सुख पहुंचाना, यही सृष्टि का नियम है। किसान औरों के निमित्त अनाज पैदा करता है, जुलाहा दूसरों के लिए वस्त्र बुनता है, दर्जी दूसरों को पहनने के कपड़े सीता है। इस समाज वसुधा परिवार में ही यह नियम तथा इसी कारण चारों ओर सुख शांति का राज्य है। तो एक परिवार में ही हम अशांत होकर क्यों रहे? परिवार के प्रत्येक सदस्य को त्याग, प्रेम, सहानुभूति तथा सेवा के दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को अपनाने से छोटे बड़े सभी झगड़े नष्ट हो जाएंगे और संकुचित वृत्ति, स्वार्थ की कालिमा, व्यर्थ वितंडावाद तथा अधिकार भावना के कारण परिवार में जो नाटकीय बादल घिरने लगते हैं वे छिटक सकेंगे।